अलंकार के शब्द अलंकार का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं अर्थालंकार। जब रचना में अर्थ के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के कारण से रचना का सौंदर्य बढ़ता है, तो वहां अर्थालंकार है। तो सबसे पहला अर्थालंकार है उपमा। उपमा शाब्दिक अर्थ उप प्लस मां के संयोग से बना है उपमा। उप का अर्थ है समीपता या निकटता, मां का अर्थ है मापना, तोलना। लक्षण है काव्य या जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समता या तुलना दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब उपमा अलंकार होता है। यानी जब किसी वस्तु को नजदीकी से, समीपता से किसी दूसरी वस्तु के साथ तोला जाता है, उसके साथ उसकी समानता दर्शाई जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है या विशेष वस्तु है, उसकी समता या उसकी विभिन्नता दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ की जा रही है, वहां पर उपमा अलंकार है। उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, चांद सा मुख। तो यहां पर कर, कर माना हाथ, हाथ को कमल जैसा कोमल बताया गया है, तो कमल के साथ उसकी समानता दर्शाई गई है। चांद सा मुख, मुख को चांद जैसा सुंदर बताया है, तो मुख की समानता चांद से की गई है। तो यहाँ पर अब और जान लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के ये मुख्य 4 अंग हैं। उपमान, उपमेय, साधारण कर्म और सादृश्यवाचक शब्द। उपमेय क्या है? उपमेय है जब प्रत्यक्ष प्रस्तुत वस्तु या प्राणी, जो वस्तु सामने है, दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष है या प्रस्तुत वस्तु है या कोई व्यक्ति है, प्राणी है, जिसकी उपमा दी जाती है या जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है या जिसकी समता, जिसकी निकटता या जिसकी विशेषता किसी अन्य वस्तु से की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमा किसी दूसरे से दी जा रही है, उसकी सुंदरता या उसकी समानता किसी दूसरे से की जा रही है, तो उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा मुख, यहाँ पर मुख उपमेय है, जिसकी समता चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ मुख की विशेषता बताई है। मुख की सुंदरता, मुख की समानता चंद्र से की है, तो इसलिए यह उपमेय कहलाता है। दूसरा है उपमान। उपमान अप्रत्यक्ष, जो उपमेय है वो प्रत्यक्ष है, सामने है, लेकिन उपमान अप्रत्यक्ष होता है, अप्रस्तुत है। वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाती है या उपमेय को जिसके समान बताया जा रहा होता है, वो उपमान कहलाता है। जैसे उदाहरण है चांद सा मुख, मुख है उपमेय और जिसके साथ इसकी समानता दी है वो उपमान है, वो है चांद। यहाँ पर चांद उपमान और मुख उपमेय है, जिसकी समता चांद से की गई है। तो यहाँ हमने जाना उपमेय और उपमान को। तीसरा अंग है साधारण धर्म। उपमान और उपमेय में बताए जाने वाले समान गुण को साधारण धर्म कहते हैं। जो समानता दिखा रहा है, जो समानता दर्शाने वाला शब्द है, वो साधारण धर्म कहलाता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर चांद उपमान है, मुख उपमेय है, और जो सुंदर शब्द है
वो समानता को दर्शा रहा है, ये साधारण धर्म कहलाता है। नेक्स्ट है इसका चौथा अंग सादृश्यवाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है वो सादृश्यवाचक शब्द कहलाता है। अब वो उदाहरण है सा, सम, सी, सरिस। तो ये इन शब्दों का प्रयोग करके समानता दर्शाई जाती है। तो जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद है उपमेय, कोमल है साधारण धर्म, कमल है उपमान, से है सादृश्यवाचक शब्द। तो यहाँ जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हरि के चरण, जिसके साथ बताई जा रही है कमल, ये हो गया उपमान। अब जो इसमें समानता दर्शाई गई है उन दोनों में वो है साधारण धर्म। अब जो सादृश्यवाचक शब्द यानी कि जिस शब्द का प्रयोग किया गया है समानता दर्शाने के लिए वो है से। तो यहाँ पर 4 मुख्य अंग हैं। आइए अब हम जानते हैं उपमा के भेद। उपमा के 4 भेद हैं। सबसे पहले है पूर्ण उपमा, फिर है लुप्त उपमा, माल उपमा, उपमेय उपमा। पूर्ण उपमा में क्या है, जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान होते हैं। उपमेय होगा, उपमान होगा, उपमेय है, उपमान, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक शब्द। जहां ये चारों हैं वो है पूर्ण उपमा। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर चारों ही हैं। नेक्स्ट है लुप्त उपमा। इसमें उपमा के चारों अंगों में से कोई ना कोई एक अंग का लोप होता है, वो गायब होता है, गुम होता है या अदृश्य होता है। वहां पर यह लुप्त उपमा होता है। जहां उपमा के सभी अंग उपस्थित ना हो, कोई ना कोई अंग अनुपस्थित हो, वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। उदाहरण जैसे दिया है हीरे सा है हृदय तुम्हारा। तो यहाँ पर उपमान है हीरे, हीरे के साथ उसकी विशेषता दर्शाई है, किसकी, हृदय की। तो जिसकी विशेषता दर्शाई वो है उपमेय। तो किसके साथ दर्शाई है, हीरे के साथ। तो यहाँ पर सादृश्यवाचक शब्द तो यहाँ पर दिया है वो सा है। तो यहाँ पर सादृश्यवाचक शब्द तो आ गया लेकिन उसका साधारण धर्म नहीं आया। तो यहाँ इसलिए एक अंग लुप्त है, गायब है। नेक्स्ट है माल उपमा। इसमें एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया है मृग नैनी, मीन सी, तीर के नोक सी आंखों वाली। तो आंखें यहाँ पर उपमेय है, आंखों के लिए विशेषता दर्शानी है। तो उसकी कितनों से विशेषता दर्शाई है। आंखें मृग जैसी भी हैं, मछली जैसी भी हैं और तीर जैसी भी हैं। तो यहाँ 3 उपमान दर्शा दिए, तो इसलिए यहाँ पर माल उपमा है। नेक्स्ट है उपमेय उपमा। इसमें उपमेय की उपमान से और उपमान की उपमेय से उपमा की जाती है। इसके बीच तीसरी वस्तु नहीं रखी जाती। जैसे यहाँ पर मछली की कर दी थी मृग से, आंखों की कर दी थी मछली से और हिरण से। तो लेकिन यहाँ पर जो उपमेय उपमा है वहां पर तीसरी वस्तु से नहीं की जा रही है, दोनों की एक दूसरे से आपस में ही समानता दर्शाई जाए तो वहां पर उपमेय उपमा। तो देखते हैं उदाहरण, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी। तो वहां यहाँ पर वे तुम सम और तुम उन सम, दोनों एक दूसरे के साथ, यानी दोनों की समानता एक दूसरे के साथ है। यहाँ पर तीसरे के साथ से समानता नहीं दर्शाई गई है। तो ये है उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार।
तो रूपक अलंकार का लक्षण इस प्रकार है, जहां समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, अर्थात दोनों में से कोई भेद ना मानकर दोनों को एक रूप मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा में क्या था? एक वस्तु पर दूसरी वस्तु की समानता दर्शाई थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की समानता दर्शाने के लिए उपमेय को उपमान का रूप ही बना दिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार है। जैसे उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो कहते यहाँ पर इसमें चांद को खिलौने में समानता ना दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया है। यहाँ पर खिलौने में समानता नहीं दर्शाई है, लेकिन यहाँ चांद को ही खिलौने का रूप दे दिया है, आरोप कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। सांग रूपक अर्थात सम रूपक, इसमें अवयवों सहित उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाती है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई जाए या उस पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, तो वहां पर सांग रूपक है। उदाहरण, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो अंबर पर पनघट, तारों पर घड़ों, प्रातः काल पर स्त्री का आरोप किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सांग रूपक है, समानता वाले का ही आरोप किया है। अंबर पर पनघट, तारों पर घड़े और प्रातः काल पर स्त्री का आरोप हुआ है। नेक्स्ट है निरंग रूपक, इसमें अवयवों या अंगों के बिना ही उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। इसमें उपमान के अंगों को उपमेय के अंगों के साथ नहीं बताया जाता, केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम है उपमेय, रतन धन है उपमान। तो यहाँ पर ये दिखाया है निरंग रूपक में कि वहाँ सिर्फ उपमेय पर उपमान का आरोप है, लेकिन यहाँ पर उपमान के अंगों को उपमेय के अंगों के साथ नहीं दर्शाया है। फिर है पारंपरिक रूपक, इसमें एक रूपक दूसरे रूपक पर आश्रित होता है, एक रूपक दूसरे रूपक का कारण हो जाता है, पुरानी बात के साथ नई बात को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 रूपक होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक और नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत। तो यहाँ पर जो दोनों ही एक दूसरे पर आधारित हैं, इसलिए यहाँ पर ये है पारंपरिक रूपक। तो यहाँ हमने देखा रूपक के भी भेद। अर्थालंकार का अगला भेद है उत्प्रेक्षा। लक्षण इस प्रकार है, उत्प्रेक्षा में गुण के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्षावाचक जो शब्द हैं वो है जनु, मनु, ज्यो, मानो, मनहु, मनो, जानो, जनहु। तो जहां पर ही उपमेय में उपमान की कल्पना कर दी गई है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। उदाहरण इस प्रकार है, नेत्र मानो कमल है। तो नेत्र है उपमेय, कमल है उपमान। तो नेत्र में उपमान की कल्पना की गई है, यानी इसमें कहा है नेत्र मानो कमल है। तो यहाँ मानो अर्थात संभावना प्रकट की गई है, कल्पना की गई है। आगे है उत्प्रेक्षा के 3 भेद। वस्तु उत्प्रेक्षा,
हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में जिसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, वहां पर है वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण है, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। तो नेत्र है वस्तु, हीरकों में गोल नीलम, यानी यहाँ पर नेत्रों को रत्न के समान बताने की संभावना दर्शाई गई है, कल्पना दिखाई गई है। और जान पड़ता ये है संभावनावाचक शब्द है। नेक्स्ट है हेतु उत्प्रेक्षा, जहां हेतु में अहेतु की संभावना की जाए, अर्थात जो कारण है नहीं लेकिन उसे कारण मान लिया जाए, यानी जो असली कारण है उसको छोड़ दिया जाए, उसकी बजाय किसी दूसरे को, अन्य को कारण मान लिया जाए, तो वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो कारण नहीं है उसको छोड़ करके दूसरे को कारण मान लिया जाए, असली कारण को छोड़ दिया है और दूसरे को मान लिया। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाँव, कहते ऐसा लगता है मानो कठिन कठोर आंगन पर चलने से नायिका के जो पांव है वो लाल हो गए, क्योंकि इसमें कारण वो तो है ही नहीं, लेकिन उसमें संभावना कर दी गई है। जो वास्तविकता है उसको छोड़ करके अन्य को कारण मान लिया गया है। जो पांव है लाल, वो कठोर आंगन के कारण नहीं है, लेकिन इसको कल्पना के द्वारा ये कारण मान लिया गया है। तो यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। नायिका के पैर संभावते लाल हैं, परंतु यहाँ कठोर आंगन पर चलने के कारण उनका लाल होना कह दिया गया है। हेतु में अहेतु की संभावना दर्शा दी। नेक्स्ट है फलोत्प्रेक्षा। इसमें वास्तविक फल के ना होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, तो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, रोज नहात है नीरथी में ससी, तो मुख की समता लहीबे को। तो यहाँ पर हे नायिका, तुम्हारे मुख की बराबरी करने चंद्रमा नित्य प्रति समुद्र में नहाता है। तो यहाँ पर वास्तविक फल है नहीं, लेकिन उसको फल मान लिया गया है। तो मुख की बराबरी करने के लिए चंद्रमा समुद्र में नहाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको फल मान लिया गया है, मानो कि ऐसा लगता है कि मानो। तो यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार आता है।